हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हुसैन चौधरी और आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ मेरे इस नए यूट्यूब चैनल इनहेंस फिजिक्स लर्निंग में। मैं इस चैनल में आप तक फिजिक्स को पहुँचाऊँगा बहुत ही आसान तरीके से और हम सीखने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा पहला जो यूनिट है वो है स्थिर विद्युत। आज के इस वीडियो में हम हमारा पहला यूनिट स्थिर विद्युत के बारे में और पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे स्थिर विद्युत होता क्या है और इसके सभी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं स्थिर विद्युत के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा पाऊँ। हमारा जो फर्स्ट यूनिट है स्थिर विद्युत, या इसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत, या इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वास्तव में स्थिर विद्युत या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जानने के पहले मैं आपको विद्युत क्या होता है या इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये थोड़ा सा बता दूं। दोस्तों, बचपन में आप सबने किया होगा, जब हम स्केल को अपने बालों पर रगड़ते हैं और बालों पर रगड़ने के बाद इस तरह से स्केल को हमने क्या किया, बालों में रगड़ दिया और बालों में रगड़ने के बाद कागज के जब छोटे छोटे टुकड़े इसके पास में लाते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े क्या होता है, इस स्केल पर जाकर चिपक जाते हैं। तो ये कागज के टुकड़ों का इस स्केल पर चिपकने का कारण है विद्युत। ये जिस गुण के कारण से कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है वही गुण होता है विद्युत। तो इस प्रकार विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा का एक रूप है जो क्या करता है, ऊर्जा का एक रूप है जो कि किसी एक वस्तु में किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसी गुण को हम विद्युत कहते हैं, उसी गुण को हम विद्युत कहते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत के कारण ही स्केल पर कागज के छोटे छोटे चिपकते हैं और वास्तव में स्केल इन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसका कारण यह है कि इस स्केल में आवेश उत्पन्न हो चुका होता है, या हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि स्केल आवेशित हो जाता है। आवेशित हो जाने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये आवेश के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अभी हम इन शब्दों को ही देख लेते हैं। हमने विद्युत जान लिया, विद्युत एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। विद्युत क्या है, ऊर्जा का रूप है। और जैसे कि हम जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जो है वो होता है विद्युत होता है। आप सब जानते होंगे हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का रूप विद्युत ही होता है। अधिकतर जो उपकरण होते हैं, घरेलू उपकरण, वो विद्युत से ही संचालित होते हैं। जैसे आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, तो आपका मोबाइल भी जो है विद्युत ऊर्जा से ही चलता है। तो हमको इस विद्युत को अच्छे से जानना होगा, समझना होगा। तो सबसे पहले हमने विद्युत की परिभाषा बता दी और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं विद्युत की परिभाषा में। इसके बाद यहाँ पर ये जो हमारे यूनिट का टाइटल है स्थिर विद्युत, इस पर आ जाते हैं। ये स्थिर विद्युत होता क्या है? वास्तव में विद्युत संबंधी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए और विद्युत को समझने के लिए उसके अध्ययन को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला जो होता है स्थिर विद्युत और दूसरा जो होता है वह होता है धारा विद्युत। आपके सिलेबस में दोनों है, दोनों से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक है। हम पहले स्थिर विद्युत हमारा यूनिट क्लियर करेंगे, उसके बाद उसके पश्चात फिर हम धारा विद्युत पर आएंगे। स्थिर विद्युत या इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिजिक्स की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम चार्ज एट रेस्ट अर्थात स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। और जब हम चार्ज एट मोशन मींस
गतिशील आवेशों और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो वह जो भाग होता है वो होता है धारा विद्युत। अभी हमको स्थिर विद्युत ही पढ़ना है, हमारा यूनिट का मेन टाइटल है। तो स्थिर विद्युत भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का और उससे संबंधित समस्त विद्युतीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात यूनिट का टाइटल तो हमारा स्थिर विद्युत है और फर्स्ट जो चैप्टर है यूनिट का सब टाइटल वो है हमारा आवेश तथा क्षेत्र। आवेश तथा क्षेत्र। तो हम इस आवेश शब्द है, चार्ज शब्द है, इसको मैं थोड़ी सी व्याख्या करने की कोशिश करता हूं। अब हमको जानना है ये आवेश क्या होता है। ये जो आवेश होता है किसी भी पदार्थ का एक मूलभूत गुण होता है। जैसे कोई भी पदार्थ की बात करूं, जैसे इसकी बात करता हूं, ये मार्कर, इसका कुछ ना कुछ एक द्रव्यमान होगा, चाहे जितना भी रहे, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम। वैसे आवेश भी किसी भी पदार्थ का एक मूलभूत गुण होता है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जो समस्त विद्युतीय घटनाओं के लिए उत्तरदायी होता है। विद्युतीय घटनाएं जैसे आकर्षण, प्रतिकर्षण और इस तरह से बहुत सारे विद्युतीय घटनाएं हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो आवेश किसी पदार्थ का ऐसा मूलभूत गुण होता है जो समस्त विद्युतीय घटनाओं के लिए उत्तरदायी होता है। इसका मात्रक एसआई मात्रक होता है कूलाम। सी से प्रदर्शित करते हैं कूलाम को और आवेश को प्रदर्शित करते हैं हम क्यू अक्षर से, कभी कभी कैपिटल क्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से आवेश का मात्रक और परिभाषा मैंने आपको बता दिया। और इसके पश्चात इस आवेश से संबंधित और कुछ बातें, जैसा ये आवेश बचपन से जानते होंगे दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। ये भी आप लोग जानते होंगे कि धन आवेश और धन आवेश में हमेशा प्रतिकर्षण होगा, ऋण और ऋण आवेश में भी हमेशा प्रतिकर्षण होगा और उसी तरह से ऋण और धन आवेश में हमेशा आकर्षण होगा। ये बातें आप बचपन से जानते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने बता दिया। अब इसके पश्चात आवेश से संबंधित कुछ और मूलभूत गुण हम अध्ययन करेंगे। यदि हम आवेश से संबंधित कुछ बातें करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। इसे ही हम कहते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। दोस्तों आप सबने थोड़ा ना थोड़ा केमिस्ट्री जरूर पढ़ा होगा, अच्छा नहीं लगता पर पढ़ना तो पड़ता ही है। केमिस्ट्री में हम बात करते हैं अणु की, परमाणु की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। तो एक परमाणु की संरचना आप लोग जानते ही होंगे कैसे होती है। ठीक मध्य में जो भाग होता है ये कहलाता है नाभिक। इस नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं और होते हैं प्रोटॉन। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, दो प्रकार के कण होते हैं नाभिक में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इस नाभिक के बाहर इस तरह से विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, आप लोग ये सब अच्छी तरह से जानते होंगे। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्केल वाला उदाहरण भी जब बताया था तब कहा था कि स्केल को जब हम बालों में रगड़ते हैं तो स्केल आवेशित हो जाता है। तो हम भी मान लेते हैं इस पदार्थ में हम इस परमाणु में एक अन्य बाहरी पदार्थ को रगड़ते हैं तो उस घर्षण से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा को ये जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है ये ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके ये ऊर्जा को ग्रहण करके ये इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ से मान के चलते हैं कि हम इस पदार्थ में आ जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। तो प्रारंभ में क्या था, परमाणु का ये प्रॉपर्टी है, मूलभूत प्रॉपर्टी है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात धन आयन जितने होंगे, धन आवेश जितने होंगे उतने ही माइनस आवेश होंगे, हमेशा बराबर होते हैं। परंतु अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में चले गए तो इस वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और इस वाले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण से यह जो है
ऋण आवेशित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने के कारण से यह पदार्थ धन आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार आवेश पदार्थ में उत्पन्न होता है। यहाँ पर एक बात की और क्लियर करना बहुत ही आवश्यक है कि वास्तव में हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं किए हमने, बस इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। तो इसलिए हमने न ही इलेक्ट्रॉन उत्पन्न किया है, न ही प्रोटॉन उत्पन्न किया है, हम केवल स्थानांतरण कर सकते हैं। तो आवेश के लिए भी यह बात सत्य होगा कि आवेश को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे इस केस में हुआ क्या है, ऋण आवेश जो है इस पदार्थ से इस पदार्थ में स्थानांतरित हो गया है। तो ऋण आवेश अतिरिक्त मात्रा में यहाँ पर आ जाने के कारण ये ऋण आवेशित हो गया और ये वाला धन आवेशित हो गया। उसी तरह से जब हम स्केल को उदाहरण बता दूं, स्केल को बालों में रगड़ते हैं तब क्या होता है, स्केल से इलेक्ट्रॉन हमारे बालों में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसलिए स्केल उस स्थिति में धन आवेशित हो जाता है। तो इसे ही हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में उसको हम स्थानांतरित कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दो बातें बताई। पहला तो आवेश उत्पन्न कैसा होता है, आवेश जो उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण से ही होता है। और जो दूसरा बात बताया मैंने, आवेश संरक्षण का नियम, अर्थात आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जाता है। तो इस तरह से आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो आवेश से संबंधित हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण पढ़ने के पहले थोड़ा सा आवेश संरक्षण का सिद्धांत और देख लेते हैं। हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। आवेश संरक्षण, जैसे दो पदार्थ की बात करते हैं हम, एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ ये है। मान लीजिए इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित तौर पर 12 प्रोटॉन होंगे। इस पदार्थ में हम मान के चलते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित तौर पर 8 प्रोटॉन होंगे। अब ये पदार्थ को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, तब हम मान के चलते हैं कि इस पदार्थ से इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन आ जाने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 9, और प्रोटॉन तो उतने ही होंगे क्योंकि प्रोटॉनों का स्थानांतरण नहीं हुआ है। और इस पदार्थ की बात करें, इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो पहले 8 थे, अब हो गए इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, परंतु प्रोटॉनों की संख्या होगी 8। अब इन दोनों कंडीशन में देखते हैं 12 और 8 20। पहले केस में टोटल दोनों को मिला के 20 इलेक्ट्रॉन थे और प्रोटॉन भी कितने थे, 20। और दूसरे केस में जब हम देखते हैं 9 प्लस 11 तो 20 इलेक्ट्रॉन अभी भी, और 12 प्लस 8 20 प्रोटॉन अभी भी। तो इन सारे केसेस को देखिए, सभी जगह इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान है। यही है आवेश संरक्षण। कहीं पर हमने इलेक्ट्रॉन को नहीं उत्पन्न किया है न नष्ट किया है। उसको हम व्यापक रूप में कहें तो कहीं पर ना हमने आवेश को उत्पन्न किया है ना नष्ट किया है। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आवेश का क्वांटीकरण। दोस्तों ये क्वांटम का मतलब होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं बंडल या पैकेट। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पदार्थ का सूक्ष्मतम जो भाग होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को और अधिक छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात इलेक्ट्रॉन से और कोई छोटा कण नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण होगा, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे एक पदार्थ की बात करें, मान लीजिए कोई भी एक पदार्थ है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन संभव है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कभी भी 2.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण ही होगा। 3.5 भी पॉसिबल नहीं है।
और यदि हम बात करें 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉसिबल है क्योंकि ये पूर्ण संख्या के रूप में है। तो इसी से रिलेटेड है हमारा आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। आइए समझते हैं। जैसे इसी पदार्थ की बात करें हम, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरह से हो सकती है। तो यहां पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मैंने मान लिया E, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मैंने मान लिया E, और इस पदार्थ में कुल आवेश मान लिया मैंने, इस पूरे पदार्थ में कुल आवेश मान लिया Q। तो ये Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब जैसे इस पदार्थ में मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 इंटू E हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है और कुल इलेक्ट्रॉन 1 है, तो कुल आवेश Q इज इक्वल टू 1E। जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो Q इज इक्वल टू 2E। उसी तरह से जब n इलेक्ट्रॉन होंगे तो Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉनों की जगह में हम बात करें प्रोटॉनों की, तब आवेश हो जाता है धन आवेश, और इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो आवेश हो जाता है ऋण आवेश। दोनों को एक साथ लिखने के लिए हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख पाएंगे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। इसी सिद्धांत को हम कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। अर्थात किसी भी पदार्थ में आवेश की कुल मात्रा, यहां पर हमने क्या लिया है? Q लिया है। उस पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज यानी 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या हो सकता है, यानी यहाँ पर एक पूर्ण गुणज है। इस सिद्धांत को ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। किसी भी पदार्थ में कुल आवेश की मात्रा उस पदार्थ के एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे ही हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। यहाँ पर एक और छोटा सा बात आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो मैंने E लिखा है, इस E का वैल्यू जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, इस E का न्यूमेरिकल वैल्यू E इज इक्वल टू 1.022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। जब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये माइनस में होगा, और एक प्रोटॉन का आवेश P मानते हैं, P इज इक्वल टू भी ये सेम होता है वैल्यू, बस दोनों में अंतर ये है, ये माइनस में आएगा और प्रोटॉन का आवेश प्लस में आएगा। 1.022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब इसके पश्चात आवेश से संबंधित और एक नियम जिसे हम कहते हैं कूलम का नियम, कूलम का नियम, इसे जान लेते हैं हम ये होता क्या है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यदि दो समान आवेश रहें तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, और दो विपरीत आवेश रहें तो उनके मध्य में आकर्षण बल लगता है। आप लोग जानते ही हैं। तो हम अब दो आवेश ले लेते हैं। पहला आवेश है Q1 और दूसरा जो आवेश है वो Q2। दोनों को मैंने r दूरी पर रख दिया। तो इन दोनों आवेशों के मध्य जाहिर तौर पर, निश्चित तौर पर कोई ना कोई बल लगेगा, या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। हम मान के चलते हैं कि इन दोनों के बीच में लगने वाला बल F है। F आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो कूलम के नियम के अनुसार से F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। शब्दों में जब कहना चाहेंगे तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। और जो दूसरा रूल है F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, मींस दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F, दोनों आवेशों की मध्य की दूरी कितनी है यहाँ पर r, इसके वर्ग और अपॉन में आया तो उसको हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलम का नियम। जब इन दोनों नियमों को मिलाकर लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं F is proportional to Q1 Q2 upon r स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए F is equal to मैं लिखता हूं यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लिया मैंने K,
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और SI मात्रक में, SI यूनिट में इस K का वैल्यू हो जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, आप लोग जानते होंगे, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, जिसे हम कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता या पराविद्युतांक। आगे चलकर हम पढ़ेंगे डिटेल से उसे, अभी ज्यादा उस पर नहीं जाते। तो इस f का वैल्यू मिल गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस f का वैल्यू ये भी होता है 9 into 10 to the power 9, इतने पूरे का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये f है तो इसका मात्रक होगा न्यूटन। इस तरह से हमको किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान मिल जाता है। तो आपको पता चल चुका होगा कि हम कूलाम के नियम से दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निकाल सकते हैं। साथ ही साथ यहां से हम एक चीज और निकाल सकते हैं, जो आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम, कूलाम की परिभाषा कैसे, देखिए ये फार्मूला हमने लिख दिया, F इज इक्वल टू, एक बार और लिख देते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यदि अब मैं ये जो दूरी है दोनों के मध्य की दूरी इज इक्वल टू ले लेता हूं 1 मीटर, ठीक है, और इसका वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले ये निकाले थे, f का वैल्यू भी मान लेते हैं हम, f इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9, r इज इक्वल टू 1 मीटर, और Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1, अर्थात दोनों आवेश समान हैं और दोनों को Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू मान लेते हैं Q, अर्थात दोनों आवेश समान हैं और दोनों का मान है Q। तब इस फार्मूले में जब वैल्यू रखेंगे, इस फार्मूले में, तो f की जगह में लिखेंगे 9 into 10 to the power 9 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9, यहां पर मैंने लिखा हुआ है Q1 Q2 के जगह में, Q1 की जगह में यहां पर लिखेंगे हम Q, और Q2 की जगह में भी Q, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1, ये क्या होगा, निपट जाएगा, और यहां से मिलेगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या Q इज इक्वल टू भी हो जाएगा यहां पर प्लस माइनस 1 कूलाम। तो यहां से हमको एक कूलाम की परिभाषा मिलती है, अर्थात जब दो आवेश समान हो और एक दूसरे से वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे गए, यहाँ पर क्लियर है, 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, और दोनों के मध्य लगने वाला बल कितना हो, 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो वो जो रखा गया आवेश है वो प्रत्येक आवेश 1 कूलाम का होता है। यहीं से 1 कूलाम की परिभाषा निकलकर आती है, Q इज इक्वल टू 1 कूलाम। दोस्तों इसके बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसका जो पहला पार्ट था आवेश, और उसके बाद दूसरा पार्ट था विद्युत क्षेत्र। तो आवेश से संबंधित सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, और जितना हमको जानना था हम काफी कुछ आवेश के बारे में जान चुके हैं। आवेश क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसके मात्रक, इसके गुण, ये कैसे उत्पन्न होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी हमने पढ़ा। साथ ही साथ हमने आवेश का क्वांटीकरण और आवेश से संबंधित कूलाम का नियम हम पढ़ चुके हैं। अब अगला जो हमारा भाग है वो है विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमको पढ़ना है। तो बहुत ही आसान सा है, जैसे यहाँ पर मैंने प्लस Q एक आवेश रखा है, तो ये आवेश अपने चारों ओर कोई प्रभाव डालेगा कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर एक और प्लस Q या कोई भी आवेश रखता हूं मैं, तब क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। माइनस आवेश रखता हूं तो इसको क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा, लेकिन एक निश्चित एरिया तक करेगा। अगर मैं यहाँ पर प्लस आवेश रखता हूं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा, यहाँ पर अगर माइनस आवेश रखता हूं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो ये जो एरिया है जहां तक आवेश का प्रभाव होता है वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थात किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव महसूस किया जा सके वह इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र हम जान चुके हैं, और
यहां पर जैसे मैंने बताया कि हम इस आवेश को रखे हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। एक होता है परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, या इसको हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं। यह एक ऐसा आवेश है जिसको हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखें, जैसे इस विद्युत क्षेत्र में रख दें, ये Q0 यहां पर हमने रख दिया, तो इस विद्युत क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं डाल पाता ये, अर्थात इस आवेश का मान जो होता है नगण्य होता है ना। इस कारण से यह विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता, उस आवेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। और यहां पर एक और शब्द टेक्निकल टर्म है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश अर्थात एक ऐसा आवेश जिसका आकार नगण्य हो, बिंदु मतलब जिसका आकार नगण्य, तो ऐसे आवेश को हम कहते हैं बिंदु आवेश, अर्थात ऐसा आवेश जिसका आकार नगण्य हो, उस आवेश को कहते हैं हम बिंदु आवेश। इसके बाद विद्युत क्षेत्र हम जान लिए, और अब हमको जानना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वास्तव में आगे चल के यदि मैं कहता हूं विद्युत क्षेत्र, तो उसका मतलब ही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी को हम विद्युत क्षेत्र के नाम से ही आगे जानते हैं, और उसको हम E से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल E, और E का वैल्यू होता है F/Q0। Q0 क्या है, ये यहाँ पर एक परीक्षण आवेश हमने रखा है, ठीक है, और F क्या है, परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है वो F है, तो E = F/Q0। जैसा अगर Q0 को हम एकांक धनावेश ले लें, या Q0 = +1 ले लूं मैं एकांक धनावेश, तब E = क्या हो जाएगा, F/1, या E = हो जाएगा F। यही होती है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, अर्थात किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, Q0 एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश को हम रखते हैं, तो एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, यहां पर जैसे उदाहरण के लिए F बल का अनुभव कर रहा है, तो ये जो जितने बल का अनुभव करता है वही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके लिए फार्मूला हो जाता है E = F/Q0। दोस्तों इसके बाद विद्युत क्षेत्र पर ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। जैसे विद्युत क्षेत्र का हम फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला जान चुके हैं, अब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उसका फार्मूला हम जान चुके हैं, पर एक जैसे मान के चलते हैं ये हमारा है, इसको कहते हैं हम बिंदु आवेश। तो किसी बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण पास में कोई अन्य बिंदु है P, इस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। तो अब हम क्या मान लेते हैं, ये जो बिंदु आवेश है इसका वैल्यू हम ले लेते हैं, Q ले लेते हैं, और यहां पर इस परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं, और इन दोनों के मध्य जो दूरी है R ले लेते हैं। तब हम दो नियम जानते हैं। पहला नियम, यहां पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला E = हो जाएगा F/Q0, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। और जो सेकंड फार्मूला होता है F = कूलाम के नियम से 1/4 pi epsilon0 Q1 Q2/R²। यहां पर Q1 की जगह में है Q, और Q2 की जगह में है Q0/R²। जब F का वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, तो E = हो जाएगा F के जगह में ये पूरा वैल्यू 1/4 pi epsilon0 Q0/R², पूरे का अपान Q0। तो यहां से Q0 निपट जाएगा, और E का वैल्यू अब आपको प्राप्त होगा 1/4 pi epsilon0 Q/R²। ये फार्मूला है किसी बिंदु आवेश के कारण निकट में स्थित किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 pi epsilon0 Q/R²। यहाँ पर हमने E, अच्छा E का मात्रक अभी हम यहाँ से भी बता सकते हैं, F/Q0, F का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। इस तरह से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी गणना कर लिया। अब इसके पश्चात हमारा जो अगला टॉपिक है वह है विद्युत बल रेखाएं और उसके गुण। हमारे आज के वीडियो का ये जो है लास्ट टॉपिक होगा। इसके पश्चात आगे के वीडियो में
हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसमें अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, साथ ही साथ गॉस का प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पर उन सबको पढ़ने के पहले आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो ले लेते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विद्युत बल रेखाएं, या ऐसे ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दूसरे लैंग्वेज में विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या कर्व्स कह सकते हैं हम। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। इसकी कल्पना सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने किया था। वास्तव में विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश गमन कर सकता है। समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये धन आवेश है, ठीक है। यहां पर अगर मैं एक धन आवेश को लाऊं तो क्या होगा, इस धन आवेश से प्रतिकर्षित होकर इधर चलने लगेगा। अब उसके बाद यहां पर भी लाऊं तो भी प्रतिकर्षित होगा और ये इस तरह से इस धन आवेश से दूर की ओर चलने लगेगा। उसी तरह से अगर एक मैं ऋण आवेश लाऊं, इस ऋण आवेश के पास में अगर थोड़े से दूर में अगर मैं एक धन आवेश लाऊं तो ये ऋण आवेश से आकर्षित होकर उसके पास चलने लगेगा। यहां पर जब आ जाएगा तब और पास आ जाएगा, यहां पर जब आ जाएगा तो और पास आ जाएगा और लास्ट में इससे आकर पूरी तरह से चिपक जाएगा। तो ये जो दो चीजें हैं, दो बातें हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करती है। ये जो रेखा है या ये जो वक्र है, इस वक्र को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा। ये भी है दोनों को, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं ऐसे काल्पनिक और निष्कोण वक्र हैं जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश गमन कर सकता है। वास्तव में ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं पर अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन बल रेखाओं के हम कुछ गुण अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो गुण है, पहला गुण, इसकी जो डेफिनेशन या परिभाषा है वही है जिसमें हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र है जिस पर एक धन आवेश गमन कर सकता है, धन आवेश गमन कर सकता है। और दूसरा जो इसका जो गुण है, ये बल रेखाएं हमेशा एक धन आवेश से, जैसे ये धन आवेश है, धन आवेश से स्टार्ट होकर इस तरह से ऋण आवेश में समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से स्टार्ट होती हैं और एक ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। दो गुण पढ़ चुके और तीसरा गुण है, दूसरा जो था धन आवेश से चलकर ऋण आवेश में समाप्त होती हैं, और तीसरा गुण है ये विद्युत बल रेखाएं हमेशा किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। जैसे मान लीजिए एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, इससे विद्युत बल रेखाएं चलकर ऋण आवेश में समाप्त होंगी। अगर हम ये बिंदु ले लें और इस पर एक स्पर्श रेखा खींचे, इस तरह से स्पर्श रेखा खींचे, तो ये स्पर्श रेखा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये तीसरा पॉइंट ये है। और उसी से रिलेटेड चौथा पॉइंट, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करती, कभी नहीं काटती। जैसे उदाहरण के लिए ये दो विद्युत बल रेखाएं हैं, मान लीजिए एक दूसरे को काट दिए, प्रतिच्छेद कर लिए, तब इस स्थिति में क्या होगा, एक कटान बिंदु मिलेगा। अब इस कटान बिंदु पर हम इस तरह से एक स्पर्श रेखा ऐसा खींच सकते हैं और दूसरा स्पर्श रेखा इस तरह से खींच सकते हैं। तो ये जो कटान बिंदु है, यहाँ पर दो स्पर्श रेखा हो गए, अर्थात यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं प्रदर्शित हो रही हैं, जो कि वास्तव में संभव नहीं है। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा संभव हो सकती है, इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। आपको मैं पॉइंट वाइज बताते चल रहा हूं, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। और पांचवा जो पॉइंट है, ये बल रेखाएं, जैसे ये चालक है तो हमेशा चालक के लंबवत निकलेंगी 90 अंश के कोण पर और चालक के लंबवत ही समाप्त होंगी, चालक के लंबवत निकलकर चालक के लंबवत समाप्त होती हैं। और ये बल रेखाएं जहां पर सघन होंगी, मान लीजिए इस तरह से यहां पर सघन बल रेखा है, इसका मतलब है कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी,
ये भी छठवां प्रॉपर्टी है। सघन होती है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता अधिक होती है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता भी हमको इन बल रेखाओं के माध्यम से मिल सकता है। जहां पर विद्युत बल रेखाएं सघन होंगी वहां पर परिणामी तीव्रता अधिक होगी, और जहां पर विद्युत बल रेखाएं विरल होंगी वहां पर परिणामी तीव्रता कम होगी। इसके पश्चात एक और गुण, मान लीजिए विद्युत बल रेखाएं इस तरह से समांतर हैं, तो ये समांतर विद्युत बल रेखाएं ये प्रदर्शित करती हैं कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है एक समान होगा। विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? एक समान होगा। समांतर होने पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। अब मान लीजिए इस तरह से विद्युत बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं समांतर हैं, तो ये समांतर बल रेखाएं दर्शाती हैं कि विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। ठीक है, समांतर बल रेखाएं ये प्रदर्शित करती हैं कि विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। और एक चीज यहां पर बताऊं मैं, जैसे ये धन और ऋण है, इन दोनों के मध्य अगर इस तरह से विद्युत बल रेखाएं खींचेंगे और ये लंबाई है, लंबाई के लंबवत एक रेखा ले लें, तो ये विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। देखिए यहां पर धन आवेश होगा, यहां पर धन आवेश होगा, तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, तो ये एक दूसरे से दूर हटने का कोशिश करते हैं। उसी तरह से अगर हम लंबाई में देखें इस तरह से, तो ये बल रेखाएं सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि विपरीत आवेशों में, यहां पर धन आवेश, यहां पर ऋण आवेश, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो इस तरह से हमने विद्युत बल रेखाओं के बारे में आपको सारा डिटेल बता दिया, और आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर था, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप अच्छे से आज के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। और आशा करता हूं कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएंगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।